अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज शदीद बारिश और सैलाब से मुतासरा अजला खम्मम और सूर्यपेट का दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात की और मनेरू नदी के सैलाबी पानी से नुकसान होने वाले किसानों और अफराद को हर तरह की मदद करने का तयख़ुन दिया। उन्होंने मुतासरीन को हिम्मत से काम लेने का मशवरा दिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने मुतासरा ख़ानदान में फ़ौरी इमदाद के तहत हर ख़ानदान को 10,000 रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया। सूर्यपेट ज़िले में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने अपोजिशन BRS को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो सैलाब में कीचड़ की सियासत ना करें। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने बताया कि बारिश की वजह से इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रियासत का दौरा करने और फौरी तौर पर 2,000 करोड़ रुपए की इमदाद रवाना करने का मुतालबा किया। సంస్థల్ని అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నా విజ్ఞప్తి ఒకటే, ఇది కష్ట సమయము. ప్రజలు కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మనం ఆలోచన చెయ్యొద్దు. వ్యక్తిగత స్వార్థాన్ని వదులుకొని మనం చేయగలిగిన సహాయాన్ని మనం చేయాలి. ఒకవేళ మనకు సహాయం చేయాలన్న ఆలోచన లేదు, దేవుడు అలాంటి బుద్ధి మనకి ఇయ్యనప్పుడు ఫామ్ హౌస్లో మౌనంగా అయినా ఉండొచ్చు, విదేశీ పర్యటనలో విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అయినా గడపొచ్చు, కానీ ఉత్తగానే ప్రజల మీద బురద చల్లడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. ఈరోజు చంద్రశేఖరరావు గారు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా, పక్క రాష్ట్రంలో కూడా ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రజల దగ్గర తిరుగుతున్నాడు. మా షర్మిల గారు గతంలో వర్షాలు వస్తే పక్క రాష్ట్రంలో ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఈరోజు నిజంగానే ప్రజలు ఇంత విపత్కర పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నాయని BRS భావించినప్పుడు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రభుత్వానికంటే ముందు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ప్రజా సమస్యల్ని ప్రభుత్వానికి నివేదించాలి, ప్రజల యొక్క విజ్ఞప్తులు తీసుకొని ప్రధాన ప్రతిపక్ష महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि मंगल यानी 3 सितंबर को तकरीबन 11 अजला में भारी बारिश के इम्कानात हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मुतालिका अजला आदिलाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, आसिफाबाद, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी, निर्मल, निज़ामबाद, पेदपल्ली, संगारेड्डी और सिद्दीपेट के ज़िला कलेक्टर्स और ज़िला SPs के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने मज़कूरा 11 अजला के ज़िला कलेक्टर्स को मशवरा दिया कि वो मकामी सूरत हाल और बारिश को देखते हुए तालीमी इदारों को तातील देने का फ़ैसला करें। उन्होंने स्वर्णा और कदम प्रोजेक्ट के दरवाज़ों को खोल देने पर नशीबी इलाक़ों के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की ज़िला कलेक्टर्स निर्मल को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि निर्मल ज़िले को NDRF के 31 कारकुनों पर मुश्तमिल टीमों को 4 कश्तियों के साथ भेजा जाएगा। हैदराबाद वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड के ED मयंक मित्तल ने पीर को उस्मान सागर ज़ख़ीरे आब का मुआयना किया, जहां गुज़िश्ता 2 दिन से जारी शदीद बारिश से ज़ख़ीरे आब में काफ़ी पानी जमा हो गया है। इस मौके पर ज़ख़ीरे आब की देखभाल करने वाले ओहदेदारों ने ED मयंक मित्तल को बताया कि उस्मान सागर 100 साल की तारीख़ रखता है। इस ज़ख़ीरे आब की तामीर मैनुअल तरीके से हुई है, इसलिए इसके दरवाजे ऑटोमेटेड नहीं हैं बल्कि मैनुअल तरीके से काम करते हैं। वज़ीर इत्तलात पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाक़ों के दौरे के दौरान अचानक बाइक पर से गिर पड़े, जिसके नतीजे में वो मामूली ज़ख्मी हो गए। वज़ीर मौसूफ़ ने ज़िले के मनेरू आबगिर इलाक़ों में नायडूपेट, जलगाम नगर और दीगर इलाक़ों का बाइक पर दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात करते हुए उनको हिम्मत बंधाई। इसी दौरान हादसाती तौर पर वज़ीर मौसूफ़ बाइक से नीचे गिरकर ज़ख्मी हो गए। बादअज़ां उनकी मरहम पट्टी की गई। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से 86 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। इसके साथ 70 ट्रेनों का रुख मोड़ा जा रहा है। मनसूख होने वाली ट्रेनों में सुपर फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं।
हुक्काम ने बताया कि बाज़ ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। तेलंगाना आरटीसी ने 2 दिन तक तेलुगु रियासतों में शदीद बारिश के बाद एक अहम फैसला करते हुए कई बसों को मनसूख कर दिया है। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर चलने वाली बसें, जो कि एपी और तेलंगाना के दरमियान आमद-ओ-रफ्त के लिए अहम जरिया हैं, कई मकामात पर शदीद सैलाब की वजह से मनसूख कर दी गई हैं। आरटीसी ने हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान 560 से ज़्यादा बसों को मनसूख करने का फैसला किया है। कॉरपोरेशन ने ज़िले खम्मम में 160 से ज़्यादा बसें, ज़िले वरंगल में 150 और ज़िले रंगारेड्डी में 70 बसों को मनसूख किया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही शदीद बारिश की वजह से दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा है। एनटीआर ज़िले के कारीगुड़ापाडू में पालेरू नदी के करीब सड़क बह गई, जिसके साथ ही इतवार की शाम से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों के दरमियान ट्रैफिक रोक दी गई है। पुलिस ने हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली गाड़ियों को नारकेटपल्ली अडंकी हाईवे की तरफ मोड़ दिया है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी मूसलाधार बारिश के बाइस तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद के नवाही इलाके में एक डीसीएम वैन नदी में बह गई। इस वाक़े में गाड़ी में सवार 5 अफराद लापता हो गए, जबकि 4 अफराद को पुलिस और बचाव टीम ने बचा लिया। यह हादसा रंगारेड्डी ज़िले के कोमपल्ली से राजमंड्री जाते हुए पेश आया। नागाभूषणम, राजमंड्री के सुनील, गुंटूर के वेणु, कोटया और महबूबाबाद के दुर्गा प्रसाद एक वैन में सफ़र कर रहे थे। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और बचाव टीम के अहलकार मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। वैन को रस्सियों और ट्यूब से निकालने की कोशिश के दौरान नागाभूषणम सैलाब में बह गए। हैदराबाद की एनडीआरएफ टीमों ने एक कश्ती की मदद से सैलाब में फंसे 4 अफराद को 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद बचाने में कामयाबी हासिल की। सैलाब मुतासरीन ने तेलंगाना के ज़िले खम्मम में मुनेरू ब्रिज पर एहतजाज किया। मकामी अफराद ने अपने दुख का इजहार किया कि 2 दिन से सैलाब में रहने के बावजूद किसी को उनकी परवाह नहीं रही। उन अफराद ने हुकूमत से फौरी मदद का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शदीद बारिश की वजह से जो सैलाब आया है उससे उनका काफ़ी नुकसान हुआ है और वो काफ़ी परेशान हाल हैं। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि हुकूमत उनकी मदद के लिए आगे आए। पुलिस हुक्काम ने बाइक सवारों से कहा कि वह हैदराबाद से विजयवाड़ा और खम्मम तक पहुंचने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें, क्योंकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में चिल्लाकल्लू और नंदीगामा के करीब कौमी शाहरा नंबर 65 पर पानी बह रहा है। इसी तरह सूर्यापेट और खम्मम के दरमियान सड़क भी पालेरू नदी के करीब सड़क के बह जाने की वजह से बंद है। हुक्काम ने बताया कि कोडाट के करीब रामापुरम सड़क के करीब पुल मुनहदिम हो गया है। सूर्यापेट एसपी ने
हैदराबाद से विजयवाड़ा या खम्मम जाने का इरादा रखने वाले अफराद से हंगामी हालात की सूरत में मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने की अपील की है। मुसलसल बारिश और सैलाब के बढ़ते हुए पानी के दरमियान तेलंगाना में महकमे बिजली के मुलाजिमीन खिदमत का हकीकी जज्बे से सरशार हैं। मुलाजिमीन सख्त मौसम के बावजूद रियासत भर में बिजली की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वनपर्ती सर्कल के आत्माकूर सेक्शन में महकमे बिजली के एक मुलाजिम ने बारिश के दरमियान 11 केवी फीडर पर डिस्क इंसुलेटर को तब्दील किया। महकमे बिजली ने उन फील्ड वर्कर्स की अनथक लगन का एतराफ़ करते हुए उनके जज्बे की सताइश की। तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले के ताड़ा पोसनपल्ली में ट्रेन की पटरियों को हुए नुकसानात पर मरम्मत के काम तेज़ी के साथ जारी हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने मरम्मती कामों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ये काम तेज़ रफ्तारी के साथ जारी हैं। कई मकामात पर पटरियों को हुए नुकसानात की मरम्मत का काम तकरीबन तकमील के करीब है। मरम्मत के कामों में तकरीबन 500 रेलवे मुलाजिमीन और वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन 15 सीनियर ओहदेदारान मरम्मती कामों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारिश खुनूस हो रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कल शाम तक ट्रेनों की बहाली का काम मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शदीद बारिश की वजह से पटरियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। 5 से 6 मीटर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, जिनकी मरम्मत तेज़ रफ्तारी के साथ की जा रही है। बास शुगाफों को पुर करने का काम कल शब ही मुकम्मल कर लिया गया। अगर बारिश रुक गई तो काम तेज़ी के साथ मुकम्मल कर लिए जाएंगे। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। SRSP सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने बताया कि प्रोजेक्ट की पानी की सतह तकरीबन 90% तक पहुंच गई है, इसलिए प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी दरियाए गोदावरी में छोड़ा गया। उन्होंने गोदावरी नदी के आसपास के इलाकों के अवाम से चौकस रहने की अपील की। उन्होंने माहीगीरों से दरख्वास्त की कि वो दरिया में ना जाएं। उन्होंने कहा कि माहीगीरों, चरवाहों और किसानों को चाहिए कि वो मवेशियों और भेड़ों को दरिया के आबगिर इलाके में दाखिल होने से रोकें। उन्होंने रेवेन्यू और पुलिस हुक्काम पर जोर दिया कि वो मुनासिब एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें ताकि लोग महफूज रहें। तेलंगाना के ज़िले निर्मल के कदम प्रोजेक्ट के 18 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। गुज़िश्ता 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से इस प्रोजेक्ट की आबी सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ। इस प्रोजेक्ट में इतवार की निस्फ शब के बाद 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने उसके दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 700 फीट के बरखिलाफ 692 फीट तक पहुँच गई है। बालाई इलाकों से इसमें 1,22,737 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया। प्रोजेक्ट के 18 दरवाज़ों के जरिए 1,68,543 क्यूसिक्स पानी नीचे की तरफ छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश में सैलाब और बड़े पैमाने पर हुई तबाही पर वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब मुतासरीन तक खुराक, पानी और दूध पहुंचाने की हिदायत दी। उन्होंने आला हुक्काम के साथ रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को दिन में 3 बार खाना फराहम किया जाए। उन्होंने बच्चों और हामिला ख़वातीन को बाज़ाबात कारी के मराकज़ में मुंतकिल करने की हिदायत दी। कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो देहातों में मसाइल के बारे में ओहदेदारों को आगाह करें। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबको मदद मिलेगी। ఇంతవరకు ఫుడ్ పాకెట్స్ మేము చేయలే. ఇప్పటికి మార్నింగ్ 8 అయింది కదా, ఇప్పుడు 8 అవుతా ఉంది. 1.5 lakhs వచ్చింది। NDRF की टीमें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंच गई हैं।
ये टीमें शदीद बारिश और सैलाब के पेश नज़र राहत इक़दामात करेंगी। इन टीमों के साथ कश्तियाँ और इमदादी सामान हैं। एनटीआर ज़िले में पहले ही 8 एनडीआरएफ और 10 एसडीआरएफ टीमें इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं। हेलीकॉप्टर फ़िज़ाई इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। जल्द ही 4 मज़ीद हेलीकॉप्टर विजयवाड़ा आएंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि आवाम को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आवाम को बहती हुई नदियों, नहरों, पुलों और मेन होल से दूर रहने का मशवरा दिया है। महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि खलीज बंगाल में एक और तूफ़ान बनने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 6 और 7 सितंबर को कम दबाव का इलाका रहेगा जो समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो जाएगा। इस तूफ़ान की शिद्दत का अंदाज़ा आइंदा 48 घंटों में हो सकेगा। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के ज़ेर एहतमाम नुमाइश हर एक के लिए ग़िज़ाइयत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि सेहतमंद जहन और जिस्म तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद हैं। गवर्नर ने अवाम में ग़िज़ाइयत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए रिवायती ज़बान के इस्तेमाल की सताइश की। गवर्नर ने राय दी कि तख्लीकी सलाहियतों के इस मॉडल पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम में ग़िज़ाइयत के बारे में आगाही बढ़ाने की ज़रूरत है। गवर्नर ने कहा कि ग़िज़ाइयत एक मजबूत और सेहतमंद कौम की तामीर में अहम किरदार अदा करती है। गवर्नर ने कहा कि जब माशरा और हुकूमत मिलकर काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। लड़की पर जिनसी हमले की कोशिश करने वाले एक शख्स की पिटाई करते हुए उसे खंबे से बांध दिया गया। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले नंदियाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के काशीवरम गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 10वीं जमात की तालिबा पर एक शख्स ने जिनसी हमले की कोशिश की। लड़की की चीख पुकार पर मकामी अफराद वहां जमा हो गए, जिन्होंने उस शख्स की पिटाई कर दी और उसको पकड़कर खंबे से बांध दिया। बाद अज़ां उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। పాపనంట చూపి హుసేని 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 ఉతాలే హుసేన్ సార్ ఎవరు చెప్పాడు కదా ఎక్కువ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश समेत कुछ रियासतों में वक्तन फ़ौक़तन चलाए जाने वाले नाम निहाद बुलडोज़र जस्टिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर पीर को कहा कि किसी भी मुलजिम या मुश्तबा शख्स की गैर मनक़ूला जायदादें या यहाँ तक कि मुजरिम को मुकम्मल क़ानूनी तरीक़ेकार पर अमल किए बगैर जायदादें यानी मकानात, दुकानें वगैरह गिराई नहीं जा सकती। जस्टिस BR गोई और जस्टिस के विश्वनाथन की बेंच ने मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों के दलाइल सुनने के बाद ये तबसरा किया और कहा कि वो इस मामले में ऑल इंडिया गाइडलाइन जारी करेगी। इस पर जोर देते हुए बेंच ने वाज़े तौर पर कहा कि गैर मनक़ूला जायदादों को क़ानूनी तरीक़ेकार पर अमल करके ही मुनहदिम किया जा सकता है। ताहम अदालत ने इस मसले को हल करने के लिए गाइडलाइंस वज़ा करने की तजवीज़ पेश करते हुए ये भी वाज़े किया कि वो गैर कानूनी तामीरात का दिफा नहीं कर रही है। जमीयतुल उलमाए हिंद की तरफ से दायर दरख्वास्त में शिकायत की गई कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दीगर रियासतों में बाज़ जराइम के मुलज़िमीन की गैर मनक़ूला जायदादों को बुलडोज़र से मिसमार कर दिया गया है। इस दरख्वास्त की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ़रीक़ों से तजावीज़ देने को कहा और केस की अगली समाअत के लिए 17 सितंबर की तारीख़ मुकर्रर की है।
मरकजी काबीना ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और मवेशियों, बागबानी और ज़राअत के शोबों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए 13,966 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोग्रामों और स्कीमों को मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में पीर को मुनक़िदा मरकजी काबीना की मीटिंग में ज़रई डिजिटल, ज़रई तालीम, तहक़ीक़, किसानों के फ़ंड और ज़रई तरक्याती मरकज़ को मजबूत बनाने से मुतालिक 7 प्रोग्रामों और स्कीमों की तजावीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत ने साल 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में ज़राअत के ताउन को बढ़ाने के लिए कई स्कीमें और प्रोग्राम शुरू किए हैं। दूसरा बड़ा है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें क्रॉप साइंसेज, विशेषकर साइंटिफिक इनपुट मिले, जिससे कि भारत को 2047 तक जब हमें विकसित भारत का जो हमने लक्ष्य रखा है, इसके लिए कैसे हम अपने किसानों को तैयार करें, कैसे अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को तैयार करें, जिससे क्लाइमेट रेजिलिएंट, जैसा हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरी दुनिया भर में पड़ रहा है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप साइंसेज और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर 2047, उसको ध्यान में रखते हुए 6 पिलर्स इसमें रखे गए इस प्रोग्राम में। ये 3,979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है, 3,979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। सबसे पहला रिसर्च एंड एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाएगा। कई तरह की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और उन सब में कोर्स करिकुलम को चेंज करना, उसमें नए तरीके से पढ़ाना और एक कंटिन्यूसली पढ़ाई हो सके वैसी व्यवस्था करना। किसान कैसे उस एजुकेशन का लाभ उठा सके, एक तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जाता है, एक है कि उस यूनिवर्सिटी की नॉलेज को किसानों तक कैसे पहुंचाया जा सके, वो सब ध्यान रखना। सेकंड पिलर है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग कृषि को समझते हैं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें, लेकिन जो लोग कृषि को समझते हैं वो सब इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं कि हमारे प्लांट्स की, और विशेषकर जो हमारे इंडिजिनस प्लांट्स हैं, भारत की उपज रही है सदियों से, उन प्लांट्स के जेनेटिक रिसोर्सेज का कैसे मैनेजमेंट हो, जीनोम की मैपिंग होना, उसका डेटाबेस प्रॉपर्ली मेंटेन होना, और उसमें कोई ऐसा कोई पॉइंट है जो चेंज करना हो, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के थ्रू। थर्ड पिलर फूड और फॉडर क्रॉप को जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना। फोर्थ है पल्स एंड ऑयल्स। सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच मामले पर आज एक बार फिर कांग्रेस ने पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ आईसीआईसीआई पर भी कांग्रेस ने सवालों की बारिश की है। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि माधवी बुच एक साथ 3 मकामात से तनख्वाह ले रही थी, जो उसूल व ज़वाबित के खिलाफ है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने इस ताल्लुक से आज कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तनख्वाह ले रही हैं, वायलेशन है, नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान आईसीआईसीआई के कई केसेस, इन्वेस्टिगेशंस सेबी के हाथ में हैं। सेबी उस पर एडजुडिकेट कर रहा है, उस पर जजमेंट दे रहा है। बताइए ये क्या हो रहा है इस देश में? ये चेस बोर्ड के खिलाड़ी कौन है? इस शतरंज के खिलाड़ी हैं कौन? कौन है जो उनको ये भी डर नहीं है कि इतने कैमरा हैं, इतने खुलासे हैं, ये कभी भी खुलासे हो सकते हैं। आपका नया इंडिया है तो ये भी नई कांग्रेस है, बहुत खुलासे करती है और डरती नहीं है ये पार्टी किसी से। फिर भी बेशर्मी से ये हो क्या रहा था कि आप ही आईसीआईसीआई के केसेस पर जजमेंट देते हैं, आप आईसीआईसीआई से सैलरी लेते हैं। हमारे सवाल तो बनते ही हैं, और सवाल सिर्फ सेबी से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ सेबी की चेयरपर्सन से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ आईसीआईसीआई से नहीं होंगे, सवाल प्रधानमंत्री से होंगे, ये साहब से होंगे जो सामने आपको दिख रहे हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ये एसीसी इनके अंडर है। प्रधानमंत्री से पहले सबसे हम सवाल पूछेंगे।
कि आप जब रेगुलेटरी बॉडी के हेड को चुनते हैं, कि जब नियुक्ति करते हैं, उसका क्राइटेरिया आपकी नजरों में होता क्या है? व्हाट इज द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया टू अपॉइंट हेड्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज? यह सवाल का जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा प्रधानमंत्री जी से यह है कि जो एसीसी है, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट है, जिसके सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री खुद हैं, उनकी अध्यक्षता की ये एसीसी है, क्या ये चौंका देने वाले तथ्य उस एसीसी के सामने आए थे अपॉइंटमेंट के वक्त या अपॉइंटमेंट के बाद आए थे और नजरअंदाज कर दिए? तो साहब हम क्या कहें, आप ही समझ जाइए। और नहीं आए थे, कैसी सरकार चला रहे हो साहब? ये हो सकता है कि एसीसी को आपने पूरी तरह से अपने एक अधिकारी के हाथ में दे रखा हो कि भाई जो तुम करोगे हमें मंजूर है। ये भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। हम तो जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री से। तीसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री को यह जानकारी थी, वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर, कि जो सेबी की चेयरपर्सन है वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठी हैं, आईसीआईसीआई से तनख्वाह ले रही हैं, इनकम ले रही हैं, सेबी की होल टाइम मेंबर बनकर भी ले रही हैं? वॉज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर ऑफ दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इश्यू? वी वांट टू नो दिस। चौथा सवाल हमारा प्रधानमंत्री से, क्या प्रधानमंत्री को यह मालूम है? आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान की ईडी से पूछताछ के सिलसिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। तकरीबन 4 घंटे की छापामारी और पूछताछ के बाद पीर को ईडी की टीम ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। अपनी गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी रुकन असेंबली ने खुद को बेकसूर करार दिया। क़ब्ल सुबह में उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि ईडी के लोग उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं। मनीष सिसोदिया और के कविता के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना दिल्ली आबकारी पॉलिसी घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के साबिक मौसलाती उमूर के इंचार्ज विजय नायर को पीर के रोज़ जमानत दे दी। कोऑर्डिनेशन बेंच के जरिए मज़कूर जमानत ज़ाब्ता है, जेल इस्तिस्ना है के कानूनी उसूल को मानते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि मुकदमे से कबल जेल में बंद करना सज़ा नहीं हो सकती। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SBN भट्टी की बेंच ने कहा कि नायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुज़िश्ता 22 माह से जेल में हैं, जहां ज़ायदा 7 साल की सज़ा है। बेंच ने 12 अगस्त को विजय नायर की ज़मानत अर्जी पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जवाब मांगा था। एजेंसी ने 13 नवंबर 2022 को नायर को गिरफ्तार किया था। नायर ने ज़ैली अदालत के 29 जुलाई के हुक्म को चैलेंज पेश किया था, जिसमें उनकी फितरी ज़मानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया था। हमास और सेहूनी हुकूमत के दरमियान शदीद जंग जारी है और इससे हो रही तबाही को पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनकर देख रही है। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही अवाम खड़े हो गए हैं। दरअसल इसराइल ने गाज़ा के रफ़ा इलाके से 6 यरगमालियों की लाशें बरामद की थीं, जिसमें एक अमरीकी और 5 इसराइली शहरी थे। इसके बाद इसराइली हुकूमत पर अवाम का गुस्सा फूट पड़ा और वो हज़ारों की तादाद में सड़क पर उतर गए। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत यरगमाल बनाए गए लोगों की बाहिफाजत रिहाई में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। इसराइली अवाम पहले से ही यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन अब मुल्क के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन ने गाज़ा में 6 यरगमालियों की लाश बरामद होने के बाद इसराइली हुकूमत के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह ऑर्गेनाइजेशन मुल्क के तकरीबन 8 लाख मुलाजिमीन की नुमाइंदगी करता है, जिसमें सेहत, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग जैसे सेक्टर शामिल है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।